Hello all. Today in this lecture we are going to study about payment of taxes. Payment of taxes स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पिछली वीडियोस के बारे में बात करते हैं। हमने पिछली वीडियोस में एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सीखा था और एक नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म सीखा था। या तो हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म देते थे या नॉर्मल चार्ज। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म होता है कि जब सप्लायर रिसिपिएंट को गुड्स बेचता है और रिसिपिएंट सप्लायर को गुड्स के पैसे प्लस टैक्स का अमाउंट देता है और सप्लायर जो टैक्स का अमाउंट रिसिपिएंट से कलेक्ट करता है उसे गवर्नमेंट को सबमिट करता है। और रिवर्स चार्ज में हमने सीखा था रिसिपिएंट सप्लायर को टैक्स का अमाउंट नहीं देता, टैक्स का अमाउंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है। जब भी हम नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करते हैं, हमारे पास दो टाइप्स की सेल्स होती हैं। पहला होता है इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल हमने सीखा है जब दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कोई भी डीलिंग होती है तो उसको इंटर स्टेट सेल कहते हैं और उस टाइम पे हम IGST पे करते हैं। सेकेंड हमने सीखा था इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब है जब सेम स्टेट या सेम यूटी में ट्रांजैक्शन होती है तो उसे हम इंट्रा स्टेट सेल बोलते हैं और इंट्रा स्टेट सेल पे हम CGST पे करते हैं और SGST एंड UTGST पे करते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे चार टाइप्स के टैक्सेस दे रहे हैं गवर्नमेंट को। IGST देते हैं, CGST देते हैं, SGST देते हैं और UTGST देते हैं। इसके अलावा हमने एक और सीखा था जब हमने रजिस्ट्रेशन सीखी थी, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, टैक्स डिडक्टर एट सोर्स। टैक्स डिडक्टर एट सोर्स भी हमारा टैक्स काट के गवर्नमेंट को सबमिट करता है। और हमने सीखा था टैक्स कलेक्टर एट सोर्स, दैट मीन्स ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हमारा टैक्स काटते हैं और फिर गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। तो ये तो हुई टैक्स पेयर्स की बात कि नॉर्मल मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हम टैक्स पेयर्स इस टाइप के टैक्सेस देते हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम टैक्सेस का ही पार्ट कहते हैं और हम गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट, penalty, fees and any other amount that the government says. So that means हम गवर्नमेंट को टैक्स के नाम पे IGST, CGST, SGST, UTGST, TDS, TCS, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट सबमिट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम ये सारे अमाउंट गवर्नमेंट को कैसे सबमिट करते हैं। इन सब अमाउंट के लिए गवर्नमेंट ने लेजर्स बनाए हुए। सिंस हमें ये पता है कि GST के अंदर में सारी चीजें हमारी ऑनलाइन है तो गवर्नमेंट ने ई लेजर्स बनाए हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स भी बोलते हैं। हमारे पास तीन टाइप के लेजर्स होते हैं। अब हम तीन टाइप्स के लेजर्स के बारे में बात करते हैं। पहला होता है ई कैश लेजर जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भी बोलते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कैश डिपॉजिट करते हैं। जिस तरह से अगर आप अमेजोन से शॉपिंग करते हो तो अमेजोन से शॉपिंग करने में वहाँ पे एक वॉलेट होता है। उस वॉलेट में आप पैसे डिपॉजिट करते हो और फिर उस अमाउंट से अमेजोन से कुछ भी शॉपिंग करते हो और उस वॉलेट का पैसा आप ट्रांसफर कर देते हो शॉपिंग के लिए। सिमिलरली ई कैश लेजर में भी हम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और जो भी हम अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उससे हम टैक्स से रिलेटेड कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स हम जब भी टैक्स का अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर हमें टैक्स से रिलेटेड कोई भी चीज पे करनी है तो हम उस वॉलेट को यूज कर सकते हैं। उस वॉलेट में यहाँ पे TDS भी अमाउंट डिपॉजिट करता है, TCS भी करता है। नॉर्मल मैकेनिज्म के अंडर भी अमाउंट डिपॉजिट होता है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर भी ई कैश वॉलेट में अमाउंट डिपॉजिट होता है। और इस अमाउंट से जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा हम कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ई क्रेडिट लेजर जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी बोलते हैं। इसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर भी कह सकते हैं। अगर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर की बात करें, it is self-assessed ITC in monthly return will be reflected here. That means जो भी इंडिविजुअल, दैट मीन्स जो भी पर्सन खुद असेस करेगा अपनी रिटर्न को और फिर जब वो रिटर्न सबमिट करेगा
तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे ई क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होंगी। कैसे डिटेल्स कैसे रिफ्लेक्ट होंगी कि आपने नॉर्मल मैकेनिज्म या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कितना टैक्स का अमाउंट सबमिट करा है एज CGST, SGST, UTGST और IGST, वो सारा अमाउंट आपका यहाँ पे सबमिट होगा। और यहाँ पे जितना भी अमाउंट आपका सबमिट होगा उस अमाउंट से आप सिर्फ टैक्स की पेमेंट कर सकते हो। दैट मीन्स आप ई क्रेडिट लेजर में जितना भी आपका अमाउंट पड़ा हुआ है उससे या तो आप CGST पे कर सकते हो या SGST या IGST या फिर UTGST। इन 4 टैक्स के अलावा आप इस अमाउंट को किसी और चीज की पेमेंट में यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स ई क्रेडिट लेजर में जो भी आपका अमाउंट पड़ा हुआ है उससे ना तो आप इंटरेस्ट दे सकते हो, ना पेनल्टी, ना फीस, ना ही कोई और अमाउंट आप सबमिट कर सकते हो। थर्ड हमारा आता है ई लायबिलिटी लेजर। ई लायबिलिटी लेजर होता है आपका ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस। ई लायबिलिटी लेजर आपको बताता है कि आपको गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है या फिर गवर्नमेंट को आपको कितना रिफंड देना है। और ई लायबिलिटी लेजर जैसे ही आप GST में रजिस्टर्ड होते हो वो ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब हम इन तीनों को वन बाय वन सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दैट मीन्स ई कैश लेजर। सो ई कैश लेजर कंटेन्स अ समरी ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स और पेमेंट्स मेड बाय द टैक्स पेयर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम पहले कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर उस अमाउंट जो हमने डिपॉजिट करा है उसको क्या क्या पेमेंट देने में हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोड ऑफ पेमेंट कि हम ई कैश लेजर में अमाउंट कैसे डिपॉजिट करेंगे। पहला मोड ऑफ पेमेंट है ऑनलाइन पेमेंट। दैट मीन्स आप अपने ई कैश लेजर के अंदर ऑनलाइन भी पैसा जमा कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने अमेजोन की बात करी, अगर अमेजोन में आपको वॉलेट है और आपको अमेजोन के वॉलेट में पैसे डालने हैं तो अगेन आपके पास डिफरेंट सोर्सेस होते हैं जिससे आप अमेजोन के वॉलेट में पैसे डाल सकते हो। सिमिलरली ई कैश लेजर भी आपका एक वन ऑफ द टाइप ऑफ वॉलेट है जिसमें आप पैसे डाल सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है आपकी वाया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग को यूज करोगे तो ऑथराइज्ड बैंक का ही आप इंटरनेट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि जिसमें आपका बैंक अकाउंट है आप वो बैंकिंग यूज कर सकते हो। आपको ऑथराइज्ड बैंक्स की लिस्ट मिल जाएगी, आप सिर्फ उन्हीं का यूज कर सकते हो। अगर आप उनका यूज कर रहे हो देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑनलाइन पेमेंट। सेकेंड फॉर्म आता है हमारा ऑफलाइन पेमेंट। दैट मीन्स अगर आप NEFT करते हो, NEFT की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, या फिर RTGS करते हो जिसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या फिर ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर की शॉर्ट फॉर्म आएगी हमारी OTC। ओवर द काउंटर होता है कि आप बैंक में जा रहे हो और फिर अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो। यहाँ पर अगर हम बैंक्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऑथराइज्ड बैंक्स हैं जिसमें हम जाके अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं होगा कि हम किसी भी बैंक में जा रहे हैं और अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं। कुछ ऑथराइज्ड बैंक्स हैं और उन ऑथराइज्ड बैंक्स ने अपनी कुछ ब्रांचेस स्पेसिफाई करी हुई हैं जहां पर आप जाके पैसा जमा कर सकते हो अपने अकाउंट में। लेकिन जब भी आप ओवर द काउंटर पैसा जमा करोगे, दैट मीन्स आप बैंक में जाके पैसा जमा करोगे, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब हम अमाउंट की बात करें कि हम एक बार में कितना पैसा जमा कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से अनलिमिटेड अमाउंट अपने वॉलेट में डाल सकते हो। अगर हम ऑफलाइन पेमेंट की बात करें तो अगर आप NEFT या RTGS कर रहे हो तब भी आप अनलिमिटेड पैसा अपने अकाउंट में डाल सकते हो ई कैश लेजर में।
लेकिन अगर आप ओवर द काउंटर पेमेंट करते हो, दैट मीन्स अगर आप बैंक में जाके पेमेंट करते हो, तो आपके पास एक लिमिट है 10,000 रुपीज की। 10,000 रुपीज ऑन मंथली बेसिस अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो। दैट मीन्स पर रिटर्न आप एक बार ही जाके पैसा जमा कर सकते हो, जो आपका अमाउंट आएगा 10,000 की लिमिट है। लेकिन 10,000 की लिमिट के लिए भी कुछ एक्सेप्शनल्स हैं। दैट मीन्स अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो और फिर आप ओटीसी की फैसिलिटी लेते हो, तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर आप कोई और पर्सन हो, दैट मीन्स नॉर्मल पर्सन हो, और आपको कमिश्नर ने बोला है पैसा जमा करने के लिए, तब भी आपके लिए 10,000 की लिमिट नहीं है। जितना भी अमाउंट कमिश्नर बोलेगा आप जमा कर सकते हो। या फिर प्रॉपर ऑफिसर को आपसे अमाउंट रिकवर करना है, जब उसने इन्वेस्टिगेशन की थी उस टाइम पे अगर उसको कोई भी अमाउंट आपसे रिकवर करना है, तो भी आप कितना भी पैसा जाके ओवर द काउंटर दैट मीन्स बैंक में जाके पैसा जमा कर सकते हो। या फिर अगर प्रॉपर ऑफिसर को आपसे कोई भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज रिकवर करने हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, तब भी आप बैंक में जाके अनलिमिटेड अमाउंट सबमिट कर सकते हो। जब भी आपको पेमेंट करनी होगी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, आपको अपने पोर्टल पे जाना होगा और वहां से एक ई चालान जनरेट करना होगा। जीएसटी से पहले आपका ऑफलाइन चालान चलता था, लेकिन आफ्टर जीएसटी अब हमारा ई चालान है। और जब भी आप ई चालान जनरेट करोगे, उसके विद इन 15 डेज आपको पेमेंट करनी है। 15 डेज के बाद आपका ई चालान इनवैलिड हो जाएगा। अगर आप ओवर द काउंटर पेमेंट करते हो, तो जब भी आप ई चालान जनरेट करोगे, तो वहां पे एक कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा आपको, जो 14 डिजिट का होगा। जब आप वो चालान लेके बैंक में जाओगे, तो बैंक आपको चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा, which will be generated by the bank। जैसे ही आप पेमेंट करोगे वैसे ही वो नंबर जनरेट हो जाएगा। उसमें 14 डिजिट्स आपके CPIN होंगे, दैट मीन्स कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपने ई चालान जनरेट करते हुए लिया था, प्लस 4 डिजिट बैंक कोड होगा। दैट मीन्स टोटल चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर 18 डिजिट्स का होगा। साथ में ही बैंक आपको एक BRN देगा। BRN होता है बैंक रेफरेंस नंबर। दैट मीन्स हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें एक रेफरेंस नंबर मिलता है अगेंस्ट द पेमेंट, तो आपको बैंक BRN नंबर देगा। और आप ये सारी चीजें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच में जाके कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच होती है जिसके पास अथॉरिटी होती है पेमेंट कलेक्ट करने की, वो भी GST कलेक्ट करने की। यहाँ पर क्या होता है, आपकी हर एक बैंक एक ई फोकल पॉइंट ब्रांच पैन इंडिया की ट्रांजैक्शंस करने के लिए अपॉइंट करता है। लेकिन अगर आप NEFT या RTGS कर रहे हो, तो उस केस में ई फोकल पॉइंट ब्रांच हमारा RBI होता है। अब अगर हम ई कैश लेजर की बात करें, ई कैश लेजर में 2 हेड्स होते हैं। एक हमारा होता है मेजर हेड्स और एक होता है हमारा माइनर हेड। अगर हम मेजर हेड की बात करें, तो हमारा पहला मेजर हेड होता है IGST, दूसरा होता है CGST, देन SGST और UTGST, एंड लास्ट विल बी सेस। और माइनर हेड्स की बात करें, तो पहला होता है टैक्स, सेकंड इंटरेस्ट, थर्ड पेनल्टी, फोर्थ फीस एंड फिफ्थ अदर्स। दैट मीन्स IGST आपका मेजर हेड होगा, उसके अंडर में सब हेड्स होंगे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर्स। सिमिलरली CGST आपका मेन हेड होगा और CGST के अंडर में आपके ये 5 हेड होंगे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर्स। सिमिलरली SGST, UTGST मेन हेड्स एंड आपके माइनर हेड्स उसके अंडर में आएंगे, एंड सेस विल बी योर मेजर हेड्स and tax, interest, penalty, fees and others will be your minor head। अब हम ई कैश लेजर के अंदर कुछ भी अमाउंट की पेमेंट कर सकते हैं।
दैट मीन्स ई कैश लेजर में आपका जो भी वॉलेट में पैसा पड़ा है, आप उससे कोई भी टैक्स का अमाउंट दे सकते हो। दैट मीन्स अगर हम सिंपल टैक्स की बात करें तो आप ई कैश लेजर को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर पेइंग CGST, SGST, IGST और UTGST। ई कैश लेजर से आप इंटरेस्ट भी पे कर सकते हो, पेनल्टी भी पे कर सकते हो, कोई फीस भी दे सकते हो, या फिर गवर्नमेंट का कोई और अमाउंट भी दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की। ई क्रेडिट लेजर कंटेन्स सेल्फ असेस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय रजिस्टर्ड पर्सन। दैट मीन्स जब भी आप परचेज करते हो या नॉर्मल मैकेनिज्म में या फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो आप टैक्स जमा करते हो और गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप फर्दर सेल करते हो तो आपको ये अमाउंट जो टैक्स का है वो आपको वापस मिल जाएगा। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कि हम जब भी इनपुट लेते हैं, कोई भी इनपुट गुड्स या सर्विसेज लेते हैं, तो इनपुट गुड्स और सर्विसेज पे हम जो भी टैक्स देते हैं वो गवर्नमेंट हमें वापस कर देती है, और जितना भी हमने टैक्स दिया होता है उसकी सारी डिटेल्स हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में होती है। अब हम देखते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितना भी आपका अमाउंट पड़ा होगा, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो या तो CGST पे करने में, या SGST, या UTGST, या फिर IGST को पे करने में यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन इस अमाउंट में, इस क्रेडिट लेजर में आप अमाउंट ना तो इंटरेस्ट पे करने में यूटिलाइज कर सकते हो, ना पेनल्टी, ना फीस, और ना ही आप टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में यूज कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर में टैक्स जमा कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज नहीं करोगे, आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज करोगे। आप कैश लेजर की हेल्प से टैक्स जमा करोगे एज अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब यहाँ पे हम सीखते हैं कि अगर जब भी हमारा IGST, SGST, SGST, UTGST और CGST में अगर हमारा कोई भी अमाउंट पड़ा हुआ है तो हम उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं IGST का पैसा। तो IGST का अमाउंट हम सबसे पहले IGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को देने में यूटिलाइज करते हैं, और अगर IGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी देने के बाद कुछ अमाउंट बच जाता है तो उसको हम या तो सेंट्रल टैक्स दैट मीन्स CGST को देने में, या फिर SGST को देने में, या फिर UTGST को देने में यूटिलाइज करते हैं। हम ये अमाउंट CGST, SGST और UTGST को किसी भी प्रपोर्शन में दे सकते हैं। बस आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि IGST का पैसा आपको सबसे पहले फिनिश करना है बिफोर यूजिंग अमाउंट ऑफ CGST, SGST और UTGST। अब अगर आपका CGST में पैसा पड़ा हुआ है तो उसको सबसे पहले आप CGST की टैक्स लायबिलिटी पे करने में यूटिलाइज करोगे, और अगर उसके बाद भी कुछ पैसा बच जाता है तो आप IGST में यूज करोगे। लेकिन CGST का पैसा हम ना तो SGST पे करने में यूज करेंगे, ना ही UTGST पे करने में यूज करेंगे। सिमिलरली SGST या UTGST का पैसा सबसे पहले आप SGST की लायबिलिटी और UTGST की लायबिलिटी पे करने में यूज करोगे। उसके बाद भी अगर कोई पैसा बचता है तो आप IGST को पे करने में यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि SGST का पैसा, UTGST का पैसा CGST में यूज नहीं होगा। और सेकंड चीज आपको क्या याद रखनी है कि अगर SGST का पैसा आप IGST को दे रहे हो तो SGST को देने से पहले CGST का कंप्लीट अमाउंट IGST की तरफ यूटिलाइज हो चुका होना चाहिए। इसको हम एक सिंपल वे में समझते हैं। सपोज करो IGST आपका फादर है और CGST और SGST उसके दो बेटे हैं। सो दैट मीन्स फादर खुद के लिए भी पैसा यूज कर सकता है या फिर अपने दोनों बेटों को भी पैसा दे सकता है। दैट मीन्स
फादर अपने लिए तो यूज करेगा ही करेगा और अपने दोनों बेटे जो CGST और SGST है उनको भी दे देगा किसी भी प्रपोर्शन में। सिमिलरली CGST जो उसका पहला बेटा है वो अपने फादर को भी देगा और खुद को भी यूज करेगा, और SGST जो उसका सेकंड सन है वो अपने आप को भी यूज करेगा और अपने फादर को भी देगा। लेकिन इन दोनों भाइयों में आपस में नहीं बनती और ये एक दूसरे को अमाउंट नहीं देंगे। दैट मीन्स ना ही CGST अपना पैसा SGST को देगा और ना ही SGST अपना पैसा CGST को देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर आपकी टोटल लायबिलिटी रिफ्लेक्ट करता है। दैट मीन्स आफ्टर बैलेंसिंग ई कैश लेजर एंड ई क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में क्या होता है, सबसे पहले आप खुद अपना टैक्स असेस करते हो पिछले पीरियड का। तो जो भी पिछले पीरियड का आपका टैक्स होगा वो सबसे पहले असेस्ड होगा और सबसे पहले शो होगा। उसके बाद आपका करंट पीरियड का टैक्स आप खुद असेस करोगे और यहाँ पे शो होगा। एंड लास्ट में अगर उसके बाद भी कोई लायबिलिटी आपकी बच जाती है देन डिमांड नोटिस एंड एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग्स कम्स इन द लास्ट। दैट मीन्स आपका डिमांड नोटिस बिल्कुल लास्ट में आएगा और एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग्स सबसे लास्ट में आएगी। With this we comes to an end of today's lecture. For further reference, you can refer the book Introduction to GST. Thank you.